इसमें दिया गया है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। और ये दोस्तों कहाँ पूछा गया था? आरपीएफ कांस्टेबल का 17 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। इसका व्याख्या देखेंगे। इसमें व्याख्या है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, यानी कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या फिर मुबारक शाह खिलजी? तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर है। व्याख्या में देखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश में अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स को मारकर उसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदर शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। प्रश्न नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो इसका सही आंसर है चौगान खेलते समय। क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो कहते हैं जिसको, खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले या परियोजनाएं निम्न हैं। 2 आव में राजस्व वृद्धि जो कि 1326 में की थी। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी को बनाया 1327 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 ईस्वी में। खुरासान अभियान चलाया 1329 ईस्वी में। कराचिल अभियान 1337 ईस्वी में। उसके ये सभी फैसले असफल रहे और जब 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई तो इस पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है 5। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दीवान ए अर्ज कहा जाता है सैन्य विभाग को। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहा गया है। इस विभाग को आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता है। इसको दीवान ए अर्ज और आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता है। इस विभाग की स्थापना गियासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी और सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने 15 दिसंबर 1588 में ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण किया था।
यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे ही श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद 1809 ईस्वी में इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया। वर्ष 1830 में इसके गर्भगृह को सोने की पत्ती से मढ़वाया, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिपि लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से जो निकली वाणी है उसी को गुरुमुखी कहते हैं। इस लिपि में 3 स्वर 32 व्यंजन हैं। इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा की गई। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला में प्रायः संयुक्त अक्षर नहीं होते, लेकिन इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियां होती हैं। पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है, माझी, मलवई, दुआबे और पुआधी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने वर्ष 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह नगर के स्थान पर ही शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 9, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ है सेना में पद या रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते निर्धारित होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। किसके द्वारा? बादशाह के द्वारा होती थी। प्रायः मुगलों के सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा वर्ष 1575 ईस्वी में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो इसका सही आंसर है वो कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। जैन उल आबदीन 1420 से लेकर 1470 कार्यकाल रहा। यह कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैन उल आबदीन ने जजिया कर हटाया और अपने राज्य में गाय का वध निषिद्ध कर दिया। जैन उल आबदीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। अगला प्रश्न, स्लोप वॉल या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता हैं? तो इसका सही आंसर ये तुगलक सल्तनत के स्थापत्य की विशेषता है। स्लोप वॉल या फिर बेटर दीवारें तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषता हैं। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब, सरदल एवं धरन के सिद्धांतों का समन्वय था। तुगलक काल की प्रमुख इमारतें हैं, एक है बेगमपुरी मस्जिद, आदिलाबाद का किला, 12 खंबा, काली मस्जिद, कोटला फिरोज शाह, कुस्क ए शिकार, खिड़की मस्जिद, सतपुतला, तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अगला प्रश्न है 12, पातशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ये इसका सही आंसर है, ये शाहजहां के बारे में लिखी गई है। पातशाहनामा पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी
अबुल फजल के शिष्य थे। अकबरनामा और पातशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। पातशाहनामा में शाहजहां के शासन के दौरान के जीवन और उस समय की गतिविधियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इसका सही आंसर है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। वर्ष 1526 ईस्वी में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें हरा दिया था। किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड। व्याख्या में देखेंगे इसकी। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह का दूसरा नाम फरीद खान था। वह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था, जिस कारण इस विशाल रोड का निर्माण कराया गया। यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ता है। उसने इस रोड के किनारे प्रत्येक कोस पर कोस मीनारें बनवाई थी। अगला प्रश्न है 15, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा? तो इसका सही आंसर है वो उतरा था कलिकट में। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले के कलिकट, जिसे कापड़ू गांव कहते हैं, वहां पर पहुंचा था। भारत में पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और उसके साथ व्यापार करने की संधि हुई। वर्ष 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा। यहीं उसकी 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को मृत्यु हो गई। पहले उसे कोच्चि में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में 1538 ईस्वी में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले जाया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो इसका सही आंसर है ये थी जहांगीर के समय पर मुगल चित्रकला। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी प्रवृत्ति चित्रों के चारों ओर सजे हुए हाशिए का उपयोग है, जो कभी-कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होती थी। जहांगीर ने पोर्ट्रेट चित्रकला के रूप में प्रकृति पर जोर दिया। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो इसका सही आंसर है ये कराई थी राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने कराई। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के उपरांत कराई थी। इसे स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ये लिखी थी किताब अलबरूनी किताब अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। यह किताब धर्म और दर्शन, उत्सवों, खगोल विज्ञान व रीति रिवाजों और प्रथाओं तथा माप विधियों, मूर्तिकला व विज्ञान के नियमों आदि जैसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित एक व्यापक ग्रंथ है।
अल बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। भारतीय विद्या का संस्थापक, उपनाम कौन कौन से थे? भारतीय विद्या का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक, पहला मानव विज्ञानी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो इसका सही आंसर है पानीपत का जो दूसरा युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गौरी की सेना मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तराइन के युद्ध में। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में यानी बीच में हुआ था। 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। अगला प्रश्न है 21, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के समय। दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। एकतादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। एकतादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का शासन 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। अगला प्रश्न, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के जो समय था उससे दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिन राजवंशों का मुगलों द्वारा दमन कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के वो 5 प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? निम्नलिखित हैं। गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनका सही क्रम इस प्रकार है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये इनके क्रम हैं। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर है 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास यानी जिसे गुलाम कहते हैं राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना और 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 25, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो इसका सही आंसर लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। उसे भूराजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए थे। उसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की थी। उसने दो नए कर लगाए। पहला चराई कर, जो कि मवेशियों की चराई पर कर था, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा दूसरा दूसरा घरी कर, जो घरों यानी आवास कर, एवं जिसने कृषि पर कर के आधार पर भू राजस्व की दर को उपज का आधा भाग कर दिया। अगला प्रश्न है 26। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया को तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा अन्य सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण दिए गए थे। उन्हें सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो इनका प्रयोग कर सके। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वर्ष 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक सिर्फ 4 साल शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। दिल्ली की शासिका दिल्ली की शासिका बनने के बाद उन्होंने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप ने। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1776 ईस्वी को मेवाड़, राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। अगला प्रश्न है 28। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है सिख धर्म का। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व 30 अगस्त 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। वर्ष 1705 ईस्वी में दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर जी की 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया था। इसमें कुल 1430 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न 29 है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है, ये सिजदा प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। इस अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका निर्माण करवाना चाहते थे। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश्क-ए-सिरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चतुर्थ शासक और एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू प्रशासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया था। अगला प्रश्न है 32। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो इसका सही आंसर है गुलाम वंश।
गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो इसका सही आंसर है मलिक कफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक जनरल था। वह पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह सामान्य रैंक पर पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दीनार का भुगतान किया था, और इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर वर्ष 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रथम सेनापति था। अगला प्रश्न है वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री था। वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर है मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। मार्को पोलो ने वर्ष 1271 ईस्वी से लेकर 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की। उनकी यात्रा से संबंधित सभी तथ्य द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज की गई है। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल से आया था। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस देश का निवासी था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एक यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनी इसका सही आंसर है। महमूद गजनी ने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया तथा हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। अगला प्रश्न फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसका सही आंसर है हिसार का। किसका? हिसार का किया था गठन। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसने वर्ष 1351 ईस्वी से वर्ष 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित 4 नए कर लगाए थे। खरात कर लगाया था भूमि कर पर, जजिया कर धर्म कर, जजात कर एक संपत्ति कर था, खम्स कर युद्ध में लूटे गए माल पर कर था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के अधा और बिक चलाए। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुघोषित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक अंबाला से तथा दूसरा मेरठ से लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 37। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया। पुष्टि मार्ग एक आराधना का स्वरूप है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की उपासना की जाती है। पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है जिसका उल्लेख भगवत गीता में मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और सरलतम दृष्टिकोण के रूप में किया गया है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे। वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के समकालीन थे और वे द्वैत और अद्वैत दर्शन के गुणों तथा अवगुणों पर एक दीर्घकालिक विवाद में
विवाद में भाग लेने के लिए उनके दरबार में थे। अगला प्रश्न है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है, ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी की प्रतीक है। सूफी आदेशों को भोजन के भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, उर्दू में सिलसिला का अर्थ गाथा है। इसके अतिरिक्त सिलसिला का अर्थ आध्यात्मिक वंशावली के रूप में किया जाता है। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका सही आंसर है महमूद गबन के समय। बहमनी राज्य महमूद गबन के शासन के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गबन मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। उन्हें मलिक उल तुज्जूर की उपाधि दी गई। उन्होंने बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे बनाए थे। अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है, तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में पैदा हुआ, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? तो इसका सही आंसर है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। लोधी वंश के शासनकाल की अवधि वर्ष 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न है 43, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। आगे है इसमें, अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर है, ये चलाया था अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म वर्ष 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म एवं जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है 45, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत के द्वारा इसका अंत किया गया था। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 ईस्वी में यह वंश समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है 46, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? तो इसका सही आंसर है, ये थे मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को के। इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के
प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी वर्ष 1304 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही आंसर ये देखा गया था सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का। फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे, जिन्हें अद्दा एवं विक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? किसने किया है? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध साहित्य अमुक्तमाल्यदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा संकलित किया गया है। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखित है। कृष्णदेव राय ने जम्बावती कल्याण भी लिखा। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के सबसे महान शासक थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णदेव राय के काल को ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न 50 है, किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो इसका सही आंसर है बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू कहते हैं जिसको, ने की। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया था। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर है ये आया था डोमिंगो पेस। कौन आए थे? डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने वर्ष 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का दौरा किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर है निर्गुण शाखा, ऑप्शन नंबर बी। भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे, राम की उपासना करते थे और गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। ये व्यक्तित्व साधन पर बल देते थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सिरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? तो इसका सही आंसर ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सिरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था। तुर्की लोगों की नकल करते हुए सिरी किले का निर्माण किया गया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए सिरी के किले का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 54। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है? तो इसका सही आंसर है पंचमहल नहीं बनवाया गया है। शाहजहां द्वारा पंचमहल का निर्माण नहीं कराया गया है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में की गई। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित था। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 56। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय तुलुव राजवंश से संबंधित है। कृष्णदेवराय तुलुव राजवंश से संबंधित हैं। तुलुव राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश है। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा वर्ष 1505 ईस्वी में की गई थी। तुलुव राजवंश का शासक कृष्णदेवराय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? तो इसका सही आंसर है रजिया को। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्य में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसकी सहायता ली जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। अगला प्रश्न है दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण पॉलिसी के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में से सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में किया है। इस नीति के कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे। इस नीति में गल्ला बाजार जो कि अनाज मंडी से संबंधित था, सराय अदल जो कि कपड़ा बाजार था, घोड़ों गुलामों तथा पशुओं का बाजार, एक सामान्य बाजार। अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन की लड़ाई जिसे तरावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वर्ष 1191-92 ईस्वी के मध्य 18 बार युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो इसका सही आंसर है ये की थी 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया जिसे गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। अगला प्रश्न है 61। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल भी है। इस दरगाह में आस्था, जाति, धर्म, नस्ल या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को पूजा करने की मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य।
विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है योग्य अद्वैतवाद। योग्य अद्वैतवाद। रामानुज रामानुज एक तमिल ब्राह्मण थे और वैष्णववाद के सबसे महत्वपूर्ण विरोधियों में से एक थे। रामानुज ने श्री भाष्य और गीता भाष्य लिखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है, कुतुब मीनार जो दुनिया के सबसे ऊंची ईंटों की इमारत है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों पर। व्याख्या देखेंगे, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 64, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो इसका सही आंसर है, ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित कराया था। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका सही आंसर है बाबर के साथ। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन खिलजी इसका सही आंसर है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में 12 वर्ष लग गए थे। इसका निर्माण वर्ष 1644 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1556 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। शाहजहां इस्लामी वास्तुकला के प्रसिद्ध संरक्षक थे। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासन काल में रची गई थी? तो इसका सही आंसर है अकबर के शासन काल में रची गई थी। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासन काल में रची गई थी। तूतीनामा जिसका शाब्दिक अर्थ है एक तोते की दास्तां। तूतीनामा फारसी भाषा में 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे जिया अल-अलुद्दीन नक्शबंदी द्वारा लिखा गया था। 14वीं शताब्दी का यह फारसी मूल ग्रंथ 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत संकलन द्वारा पुनरावृत्त था जिसका शीर्षक शक सप्तती अर्थात तोते की 70 दास्तानें था। अगला प्रश्न, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसका शासनकाल वर्ष 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक था।
तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है। इसके अवशेष कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। तुगलकाबाद दिल्ली का निर्माण वर्ष 1320 से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य हुआ। इस किले में आदिल शाह का किला भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है 1699 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह बैसाखी का दिन था। इस दिन इन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की और 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृतपान किया। अगला प्रश्न है, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? हम्पी। इसका सही आंसर है हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासन में हुआ था। विट्ठल मंदिर भगवान विट्ठल यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। विट्ठल मंदिर भारतीय वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के शासनकाल को सही क्रम में दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये जो कालक्रम है ठीक है। भारत में मुगल शासकों के कालक्रम का सही क्रम इस प्रकार है: बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है जो मुगल होते थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सुल्तान की पदवी भारत के इतिहास में तुर्क के शासकों द्वारा शुरू की गई थी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी के द्वारा यह निर्माण करवाई गई थी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत करने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी जिसे रॉयल कहते हैं सड़क का निर्माण वर्ष 16वीं शताब्दी में कराया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। जीटी रोड को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो इसका सही आंसर है रुपया के रूप में जारी रखा था। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। इस एक सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। शेरशाह सूरी ने एक रुपया को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों में भी विभाजित किया था। आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपए में जारी रखा था। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो इसका सही आंसर है कुतुब शाही मकबरा। कुतुब शाही मकबरा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। यह मकबरा हैदराबाद में इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाजा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। दीवान ए खास का निर्माण भी अकबर ने वर्ष 1637 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया था। अगला प्रश्न है 78,
27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? तो इसका सही आंसर है सम्राट अकबर की मृत्यु। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। सम्राट अकबर ने भारत पर वर्ष 1556 ईस्वी से वर्ष 1605 ईस्वी तक शासन किया तथा अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बन गया था। सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खान था। सम्राट अकबर ने एक धर्म दीन ए इलाही चलाया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वर्ष 1326-27 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहते हैं, में स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 ईस्वी से वर्ष 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मंगोलों के आक्रमण का भय था, इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है 80, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना, जैसे पूजा का स्थान कहते हैं, वर्ष 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं व नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? तो इसका सही आंसर है जौनपुर में। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक इब्राहिम शाह ने वर्ष 1408 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न है 82, किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता के द्वारा। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। यह एक यात्रा वृतांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार इसने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की थी। अगला है प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही आंसर है चांद बीवी ने। अहमदनगर की रानी चांद बीवी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चांद बीवी को चांद सुल्तान तथा चांद खातून नामक नामों से भी जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया। चांद बीवी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 84, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। अगला प्रश्न है 85, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। वर्ष 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। वर्ष 1613 ईस्वी को जारी शाही फरमान ने अंग्रेजों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेटी ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो वो कौन थी?
शाहजहां की बेटी कौन थी? शाहजहां की बेटी थी जहां आरा। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहाबाद की 18 इमारतों में से 5 का निर्माण जहां आरा ने महिलाओं द्वारा कराया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजनाएं चांदनी चौक थी, जो पुरानी दिल्ली की चार दीवारी वाले शहर की मुख्य सड़क थी। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि के युद्धों पर अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 88। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1707 ईस्वी में। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर है जयसिंह को भेजा था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इस युद्ध में राजा जयसिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया और तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के लिए विवश किया। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो इसका सही आंसर है नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया और इनके बीच करनाल में वर्ष 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन, तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी, युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया है। पद्मावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, चित्रलेखा एवं अखरावट आदि। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। इसका असली नाम अबूज़फर नसीरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 ईस्वी से वर्ष 1857 तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। 1857 ईस्वी क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया। अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है फरीद को शेर शाह के नाम से। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1539 ईस्वी में फरीद खान को शेर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
वर्ष 1539 ईस्वी में इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेर शाह की उपाधि धारण की। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि इसने तलवार से एक बार से बाघ को मार डाला था। अगला प्रश्न है 94। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और जल्द ही अपने 3 बेटों में से एक का जन्म हुआ। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम यानी जहांगीर रखा। अगला प्रश्न है 95। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर है पिएट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा नामक वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है, अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की तकनीक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का पहली बार उपयोग 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली के फ्लोरेंस में एक तकनीक को विकसित किया गया था, इस तकनीक को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था। बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में वर्ष 1602 ईस्वी में बनवाया था। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा अन्य इमारतों लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, हस्त साल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है 97। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1632 ईस्वी में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग वर्ष 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 ईस्वी से वर्ष 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक का मैसूर पैलेस बाड़िया राजवंश का आधिकारिक निवास था। वर्ष 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया। कालांतर में वाडियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया। अगला प्रश्न है 99। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर है ध्रुपद गायन से। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली के समृद्ध गायक थे। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा रही। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है, जिसमें संगीत की गौरवशाली परंपरा के शिलालेख मौजूद हैं। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियां का शीर्षक दिया था। अगला प्रश्न है 100। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सफदरगंज का मकबरा। सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में न होकर दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। सफदरगंज का मकबरा मुगल बादशाह सम्राट शाह की स्मृति में नवाब शुजा-उद-दौला ने वर्ष 1754 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो जिनका 1253 से लेकर 1325 ईस्वी कार्यकाल है, ईस्वी प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें सितार, तबला और कई अन्य संगीत वाद्ययंत्रों के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अमीर खुसरो द्वारा ख्याल और तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो लोकप्रिय रूपों की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसमें और है, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा ईस्वी में बनवाई गई थी। तो कब बनवाई गई थी? 1799 ईस्वी में। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 ईस्वी में बनाया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर, राजस्थान के प्रसिद्ध जोहरी बाजार के पास स्थित है। ये पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है इतिवृत्त। ऑप्शन नंबर बी। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं। अगला प्रश्न है 104, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जयदेव। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में शाही कवि थे। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंध और विशेष रूप से राधा नाम की एक गोपी का वर्णन किया गया है। गीत गोविंद 12 अध्यायों में व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है दिल्ली को। अनंगपाल तोमर या अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के संस्थापक थे। अनंगपाल तोमर को 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और दिल्ली को बसाने के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में तोमर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न है 106, भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो इसका सही आंसर है 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी पर समाप्त होता है। भारत में मध्यकालीन 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। मध्यकाल को दो भागों, प्रारंभिक मध्यकाल युग 8 से लेकर 11वीं शताब्दी तक और उत्तर मध्यकाल 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, जिसे मुगल काल भी कहा जाता है, में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, हमारा जो मध्यकालीन इतिहास था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे आधुनिक इतिहास के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।